हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो ये जो है हमारी हिस्ट्री की आज लास्ट क्लास है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया, 7 भी और 8 चल रहा था, जो कि मैंने आपको 8 दिन में डेली 1 बाय 1 क्लासेस मैंने कराई है, एक दिन भी छुट्टी नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर कंसिस्टेंसी हम मेंटेन करेंगे तभी जाकर हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा एंड आपको एग्ज़ाम से पहले आपके पास टाइम होगा रिवीजन के लिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम है बस एक महीने बाकी और हम बस थ्योरी ही पढ़ते रह जाएं। ठीक है, तो मैंने अपने तरफ से सारा जो है सब कुछ बेस्ट करने की कोशिश की है एंड फाइनली आज हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, चैप्टर 8। और यस, आज की जो क्लास है वो आपको 1 घंटे से ज़्यादा की मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, करीब 2 से 3 चैप्टर का ये मिक्सचर है। क्योंकि आपको पता है कि जो सबसे पुरानी वाली एनसीईआरटी थी उसके बहुत सारे चैप्टर्स को मर्ज करके ये बनाया गया है। ठीक है, एंड इस क्लास के लास्ट में मैं बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जैसे कि जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम हुआ था लास्ट, उसके पहले जो आपका जुलाई वाला हुआ था, जो भी चैप्टर से पूछे गए हैं, प्लस क्लास 8 के अलावा भी हमने बहुत 7 में जो पढ़ा है, 6 में कुछ क्वेश्चंस जो बच गए थे वो भी मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आज आपका रिवीजन भी एक तरीके का हो जाएगा, कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड होगा, कुछ दूसरे से। तो बस इसको ध्यान से पढ़ना है, एक एक थ्योरी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो है हम इसमें देखने वाले हैं कि हमारा जो भारत है वो किस तरीके से आज़ाद हुआ और उसको आज़ाद करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है। ठीक है, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, तो हम अपने अतीत, हम अपने पास्ट को ही देखने वाले हैं, क्योंकि आज अगर हमारा भारत देश आज़ाद है और लोकतंत्र है हमारा देश, बट पहले ऐसा नहीं था। इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया गया है, बहुत सारे लोगों का योगदान है। तो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आए, कमेंट करके ज़रूर बताना लेकिन आज कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाओ, क्योंकि अब हमारे सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो भी स्केड्यूल होगा कि आगे क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, पॉलिटी अभी हमारा बाकी है, वो कराने के बाद बाकी के भी सब्जेक्ट्स जैसे कि सीडीपी लैंग्वेज, ये भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी तक मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स इसलिए नहीं स्टार्ट किए क्योंकि मेरा मेन फोकस था सोशल साइंस, क्योंकि ये 60 नंबर का अकेला पूछा जाता है। तो अब हम लोग सब कुछ वैसे भी कंप्लीट ही कर चुके हैं, तो बाकी के सब्जेक्ट सारे अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड इस नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स ले लेना, क्योंकि मैं नोट्स में अभी सोच रही हूँ कि एग्ज़ाम से जैसे दिसंबर में ही आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारा हिस्ट्री है ये आज तो कंप्लीट हो जा रहा है, कल से हमारी पॉलिटी स्टार्ट है, क्योंकि पॉलिटी में भी हमारा कुछ बाकी है। यहाँ पर देखिए, चैप्टर जो है हमारा 8, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। ठीक है, ये पूरा इसके बीच की जो जो चीज़ें हुई हैं, जो जो घटनाएं हुई हैं, सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये कैसे हुआ और क्या है इसका मतलब। ठीक है, तो देखो, राष्ट्र के अर्थ में बदलाव, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी या फिर अभी चैप्टर्स जो अभी हमने किए वो अगर आपने देखा है अभी, तो आप आराम से इसको समझ लोगे। ठीक है, तो स्किप मत करना, सारी चीज़ें देखते रहना। चेंजिंग आइडियाज़ ऑफ नेशन, इसमें देखिए, पहला है कि लोगों ने सोचना शुरू किया कि देश क्या है और किसके लिए है। ये हमारे मतलब 1870 के बीच में जो चीज़ें हुई, जैसे कि आपने देखा होगा 1857 की जो क्रांति हुई, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हुई। तो लोगों को उसमें उतना पता नहीं रहता था कि ये क्या है देश, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। बट अब क्या है ना कि लोग सोच रहे हैं कि देश क्या है और ये किसके लिए है। ठीक है, फिर पता चला कि भारत भारत यानी कि ये यहाँ की जनता का है, ये हमारा है, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का हो, ये हम सबका घर है। देश संसाधन व्यवस्था, ये सभी लोगों के लिए है, और कंट्रोल किसका है, अंग्रेजों का है इस पे। तो ये लोगों ने धीरे धीरे महसूस किया कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे ही संसाधन पे, हमारे ही लाइफ पर कंट्रोल रखते हैं, बाहर से आए हैं और उन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया। ठीक है, और नियंत्रण समाप्त होने से पहले भारत जो है वो भारतीयों का नहीं हो सकता है। ये बात भी है कि जब तक ये अंग्रेज रहेंगे, उनका कंट्रोल रहेगा, ये हमारा नहीं हो सकता है। तो इनको देश से भगाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बहुत संघर्ष हुए हैं, बहुत लोगों का बलिदान है इसमें। ठीक है, प्रारंभिक संगठन, अर्ली ऑर्गेनाइजेशन, तो 1850 के बाद जागरूकता और राजनीतिक संगठन धीरे धीरे बनने लगे, मतलब पॉलिटिकल अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजेशन, ये धीरे धीरे चीज़ें बनने लगी। 1870 से 80 के दशक में यह चेतना और गहरी हो गई, मतलब अवेयरनेस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। नेतृत्व अंग्रेजी शिक्षित वकीलों व पेशेवर के हाथों में था। बेसिकली जो लीडरशिप था वो किसके हाथ में था, जो लोग इंग्लिश पढ़े लिखे वकील थे, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स थे, इनके हाथों में था।
मेन जो इसमें ऑर्गेनाइजेशन बने हैं वो कौन कौन से बने हैं ये देख लीजिए। पूना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक का नाम से ही क्लियर है कि ये सभी लोगों के लिए है। इंडियन एसोसिएशन, ये सारे संगठन बने हैं। मद्रास महाजन सभा हो गया, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नोट्स। देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की क्योंकि मुझे लगता है कि पॉइंट वाइज सारी चीज़ें देना सबसे बेस्ट रहता है और इसी तरीके से आपको नोट्स में भी मिलेगा। ठीक है, देखो अभी इस पूना सार्वजनिक सभा, मतलब सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, ये सभी लोगों के लिए है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि थे वो रीजनल थे, मतलब क्षेत्रीय थे, बट उनका लक्ष्य क्या था, पूरे पर लक्ष्य पूरे भारत का बताते थे कि भले से हमारा ये रीजनल है बट लक्ष्य तो ऑब्वियस ही बात है ना कि हमारे पूरे भारत के लिए ही होगा। लक्ष्य किसी वर्ग, क्षेत्र या समुदाय तक सीमित नहीं था कि सिर्फ एक वर्ग के लिए है, एक रीजन के लिए, एक कम्युनिटी के लिए, नहीं, ये सभी के लिए है। ठीक है, तो ऐसा विश्वास था कि जनता जो है वो संप्रभु हो, द पीपल शुड बी सॉवरिन। अब देखो सॉवरिन का मतलब मे भी आपको पता हो, ठीक है, बट हिंदी में देखो कितना टफ लिखा है, संप्रभु। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि बाईलिंगुअल पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, और यही सबसे बड़ा मैं चेंज करने वाली हूँ नोट्स में कि अब ना तो हिंदी होगी ना इंग्लिश होगी, सिर्फ और सिर्फ बाइलिंगुअल। क्योंकि मैंने जब प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस किया, जब मैं चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए बना रही थी, तो मैंने एक चीज़ देखा है कि अब एग्जामिनर क्या करता है कि अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो हिंदी भले से बाइलिंगुअल लिखा होता है, बट अगर आपने पहले से पढ़ा ही नहीं है तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हिंदी हिंदी जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उनको यहाँ पर इंग्लिश का जो टर्म रहेगा ना, टर्म, वो भी हिंदी में ही लिखा रहेगा। मतलब बेसिकली जैसे कि मान लो ये जो सोवरेन है, ठीक है, इसका हिंदी तो संप्रभु होता है ना, बट वो सोवरेन को ही इस तरीके से हिंदी में लिखा रहता है, सोवरेन। ठीक है, और इंग्लिश में भी यही रहेगा। कई बार जो इंग्लिश मीडियम है वहाँ पर भी दिक्कत हो जाती है, तो बाइलिंगुअल पढ़ना कोशिश करो कि बाइलिंगुअल ही पढ़ो, तभी जाकर आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे अटेम्प्ट। कई बार क्या होता है ना कि हम तुक्का भी जो लगाते हैं, ट्रिक, वो बाइलिंगुअल पढ़े रहते तो आसानी से हो जाता है। तो वही यहाँ पे संप्रभु जनता जो है बेसिकली चाहते हैं कि पीपल शुड बी सॉवरेन। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू एक्ट विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल। बेसिकली ये लोग ये चाहते थे कि बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के हम सभी डिसीजन ले सकें। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, बाहर वाले का कंट्रोल है, अंग्रेजों का कंट्रोल है हर एक चीज़ में। मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई भी है ना कि किस तरीके से जो ब्रिटिश थे, कंपनी जो थी, वो राजा नवाब के बीच में हस्तक्षेप करती थी कि कौन राजा बनेगा, ठीक है, कब किसको क्या करना है, ये सब कुछ यही डिसाइड करते थे। तो बेसिकली यहाँ पर ये बिलीव हो गया था कि भाई ये अब हमारा है, इसमें डिसीजन हमारा होना चाहिए बिना किसी एक्सटर्नल जो है कंट्रोल के। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि हर एक चीज़ हमारे बेसिकली कंट्री से ही रिलेटेड है। ब्रिटिश शासन से असंतोष, ग्रोइंग डिस कंटेंट, मतलब जो ब्रिटिश शासन था ना, उससे लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा डिस कंटेंट बढ़ चुका था कि लोग एक तरीके से बहुत गुस्सा भी थे उनसे। जैसे कि 1870 से 80 में ये असंतोष जो है, जो डिसकंटेंट है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और उसी में से सबसे फेमस क्वेश्चन है और वो है आर्म्स एक्ट। देखो ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, अगर मैं कोई क्वेश्चंस नहीं ऐड की हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस पूछा नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको बताती रहती हूँ कि ये सब पूछा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आर्म्स एक्ट पूछेगा आपसे कि कब हुआ था, तो 1878 में। और इसका लागू होने का क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि डिनाइड इंडियंस द राइट टू कैरी आर्म्स, मतलब भारतीयों के हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, तो इसका भारतीयों ने काफ़ी विरोध किया था क्योंकि ये आर्म्स एक्ट ऐसा था कि भाई कोई भी भारतीय जो है वो अपने पास हथियार नहीं रख सकता है। ये था आर्म्स एक्ट 1878। उसके बाद से आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी 1878 में ही आता है, लेकिन इसके बाद आता है। ठीक है, ये क्या है कि एम टू साइलेंस क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की आलोचना करने वालों को दबाने की कोशिश, मतलब जो लोग भी इनके ऊपर लिखते थे ना कि किस तरीके से जो है ऑप्रेस्ड कर रहे हैं, बेसिकली आलोचना करते थे, तो ऐसे लोगों को दबाने के लिए ये आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इसका क्या मतलब था कि जो प्रिंटिंग जो है ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट कुड लीड टू कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रेस एंड प्रॉपर्टी, मतलब आपत्तिजनक सामग्री छपने पर प्रेस व संपत्ति जब्त की जा सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने सरकार को क्रिटिसाइज़ किया और अगर उसमें कोई ऐसा कंटेंट लिखा है जो कि इनको पसंद ना आए, तो ये आपकी पूरी प्रॉपर्टी एंड प्रिंटिंग प्रेस सब कुछ जब्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आर्म्स एक्ट हो गया, वर्नाकुलर 1878। पता चल गया ना कि दोनों का क्या मतलब है। आर्म्स एक्ट आर्मी से याद रखिए, हथियार नहीं रख सकते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस का मतलब क्या है कि आप किसी के बारे में कुछ गलत चीज़ नहीं छाप सकते हैं।
ठीक है, छाप दिया तो आपका सब कुछ जब्त कर लेंगे। दोनों चीज़ें बड़ी आसान हैं। अब एक आता है इल्बर्ट बिल। ये भारतीयों ने बेसिकली किया था, बट अंग्रेज़ों ने इस बिल का बहुत विरोध किया था 1883। बेसिकली क्या था ना कि जो भारतीय जज हैं वो यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चला सकते थे। इसका मतलब ये था, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि सिर्फ़ यूरोपीय ही मुकदमा चला सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ये बिल लाया गया कि नहीं, भारतीय जज के पास भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चला सकें। अब अंग्रेज़ों को ये चीज़ पसंद नहीं है ना कि आप कैसे सुपीरियर हो सकते हो? क्योंकि अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय क्या है, इन्फीरियर हैं, ठीक है? तो इसलिए अंग्रेज़ों ने इसका बहुत विरोध किया और इसके फिर इस बिल को वापस ले लिया गया, जिससे कि भारतीयों में ना काफ़ी विरोध बढ़ा, क्योंकि भारतीयों को लगा कि ये तो सीधा-सीधा ही बस कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें तो इक्वालिटी ही नहीं है। तो ये था इल्बर्ट बिल, ये भारतीयों के द्वारा इसको बेसिकली जो है लाया गया था, कि यूरोपीय लोगों पर भी मुकदमा चला सकें, ठीक है? ये तीनों बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा विरोध होने लगा, तो अब धीरे-धीरे जो है कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उसी बीच में, 1885 में। ये याद रखिएगा कब हुआ है, 1885 में। अब इस पे पीएचडी मत करने लगना, क्योंकि मैंने देखा है जितना पूछा जाए सिर्फ़ उतना करना है। अब जैसे कि कुछ लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें पूरा एक टॉपिक है, वो पूरा पढ़ डालेंगे, ठीक है? वो कुछ नहीं आएगा आपके में, क्योंकि आपके सिलेबस में जितनी चीज़ें दी गई हैं, सिर्फ़ उतना पढ़ना है। और सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। मैंने एक चीज़ देखा है कि बहुत सारे लोग यही पूछते रहते हैं कि ओल्ड पढ़ें कि न्यू पढ़ें। आप ओल्ड न्यू में क्यों जा रहे हो? आप सिलेबस को फ़ॉलो करो ना। अगर आपके सिलेबस में ओल्ड का कंटेंट है तो वो पढ़िए, न्यू का है तो न्यू पढ़िए। बट किताबों में आपको ये नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं करना है। आपको सिलेबस को फ़ॉलो करना है, ठीक है? तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। 1880 से अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत महसूस हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और इल्बर्ट बिल तो पता ही है, जब से इल्बर्ट बिल अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया तो लोगों को पता चल गया कि भाई ये तो सिर्फ अपने आप को ही जो है सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, ठीक है? तो इल्बर्ट बिल जो है विवाद ने ये आवश्यकता और मजबूत कर दी कि यस, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, हमारी बात भी पहुंचे। करीब 72 प्रतिनिधियों ने 1885 में बंबई में बैठकर कांग्रेस की स्थापना की है। यस, याद रखिएगा कि ये पहली कांग्रेस की स्थापना होती है कहाँ पर, बंबई में 1885 में। कितने इसमें प्रतिनिधि भाग लेते हैं तो वो याद रखना है, 72, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें से बहुत सारे लोग शामिल हुए, बट कुछ मेन जो लीडर हैं याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, इनसे रिलेटेड अभी जुलाई या फिर उसके पहले जनवरी वाला एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें पूछा है ये क्वेश्चंस। दादा अभी मैं दिखाऊंगी भी आपको। फिरोज शाह मेहता याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुस्लिम अध्यक्ष थे, और डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बस नाम ध्यान रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। रोमेश चंद्र दत्त और एस सुब्रमण्यम अय्यर। वैसे इनके नाम से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चंस नहीं आया है, बट फिर भी एक नज़र देख लेंगे तो एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा रहता है। तो एक संगठन बना हमारा, ठीक है? और अधिकांश नेता बम्बई और कलकत्ता से ही थे। ये वाला पूरा का पूरा ऐसे ही छाप दिया है सीटेड ने। मैं ये क्वेश्चंस तो लेकर नहीं आई हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस 110% मिलेगा, और वो भी 2 साल के अंदर पूछा गया है। ये डायरेक्ट ये पूछा हुआ है, और सीबीएसई वालों ने कोई मेहनत नहीं की थी, तुरंत ऐसे ही छाप दिया है। क्वेश्चन ये था, क्योंकि दादा भाई नौरोजी जो है ये शामिल हुए थे 72 प्रतिनिधि में जो 72 जो प्रतिनिधि हैं उसमें ये भी शामिल थे। तो इनसे रिलेटेड फैक्ट पूछा था कि 3 स्टेटमेंट हैं, बताइए क्या सही हैं। दादा भाई नौरोजी लंदन में रहते थे और ब्रिटिश संसद सदस्य भी रहे हैं, ठीक है? और यही क्वेश्चन पूछा था कि ये जो है ब्रिटिश संसद सदस्य नहीं रहे हैं, बट याद रखिएगा ये लंदन में रहते थे और ये ब्रिटिश संसद सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया, ठीक है? इन्होंने गाइड किया था जो यंग नेशनलिस्ट थे उनको। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीयों को साथ में लाने में अहम भूमिका निभाई, ठीक है? तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब हमारे जो दादा भाई नौरोजी हैं वो ये हैं, ठीक है? मैंने फ़ोटोज़ ऐड किया हुआ है ताकि आपको अगर कुछ भी अलग से सिग्निफिकेंस, स्पेसिफिक पॉइंट, फीचर्स मिलते हैं तो आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हो, प्लस फ़ोटो से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? इनकी एक फ़ेमस जो है किताब है दादा भाई नौरोजी की, याद रखिएगा, हज़ारों बार पूछा है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनकी किताब है, ठीक है, नौरोजी जी की। और इसमें इन्होंने ब्रिटिश शासन का जो आर्थिक प्रभाव है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। चलिए, तो कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हो चुका, 1885 में स्थापना हो चुकी है, उसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, सारी चीज़ें हो गई। अब ये उभरता हुआ राष्ट्र, द एमर्जिंग नेशन, देखिए कांग्रेस इन अर्ली ईयर्स कैसा था,
तो कांग्रेस को जो है पहले 20 वर्षों में मध्यम जो मार्गी पार्टी कहा गया, ठीक है, एक तरीके का मॉडरेट, इसको एक टर्म दिया गया कि ये एक मॉडरेट पार्टी है इन फर्स्ट 20 ईयर्स में, ठीक है। और इस अवधि में कांग्रेस ने शासन में भारतीयों को और अधिक भागीदारी दिलाने की मांग की। तो इस ये जो 20 ईयर का जो समय है, इसने कांग्रेस ने डिमांड किया कि भारतीयों की जो है गवर्नेंस में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी तो हमारी भी बातें पहुंचेंगी, ठीक है। तो इसमें पॉलिटिकल डिमांड्स आए, जैसे कि विधान परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। कांग्रेस ने अपनी बात रखी कि जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स हैं उसमें भी हमारे इंडियंस की संख्या बहुत कम है, बढ़ाई जानी चाहिए। परिषदों को और अधिक अधिकार दिया जाए, जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले। जहाँ पे परिषद नहीं है वहाँ पर उनका गठन किया जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जगह थे जहाँ पे काउंसिल्स नहीं थे, तो वहाँ पे इसको बनाया जाए। सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए, क्योंकि उस समय जो भी मेन इंपॉर्टेंट पोस्ट होते थे ना, वो सब के सब अंग्रेजों के होते थे। तो इन्होंने कहा कि भारतीयों को भी मिलना चाहिए, ठीक है। प्लस आपको पता है ये जो आईएएस यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो पहले नहीं होता था यहाँ पर बाहर, ठीक है। तो भारतीयों ने डिमांड किया कि सिविल जो सेवा परीक्षा है वो भारत में भी कराओ, सिर्फ लंदन में नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सिविल परीक्षा पास कर लेते हैं और बड़े पोस्ट पे बन जाते हैं। तो भारतीयों को भी मौका मिले भाई, वो भी एग्ज़ाम पास करें, सिर्फ लंदन में परीक्षा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और शासन का जो है भारतीयकरण होना चाहिए, इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, देखो, अब ये जो मांग है वो नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा था, ठीक है, एंटी रेसल मूवमेंट। और महत्वपूर्ण नौकरियां जो हैं अधिकतर गोरे अफसरों के ही हाथ में थी, जो यूरोपियंस थे ना उन्हीं के पास रहती थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होते थे। ब्रिटिश अधिकारी, और इसका रीज़न क्या था, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी भारत में ही हैं, भारत का ही पैसा है, और ये अपने सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेजते थे। मतलब बेसिकली ये चाहते थे ना कि जो भी भारत का जो भी है उस पर हमारा ही हक होना चाहिए, और अगर भारतीय बड़े पोस्ट पे आ जाएंगे तो फिर पैसा यहीं रह जाएगा, भारत में ही रह जाएगा। तो इन्होंने कहा भाई भारतीयकरण से तो ये जो पैसा है वो तो देश में ही बेसिकली देश में ही रुकने लगेगा, ठीक है। तो ये चाहते तो नहीं थे, बट आपको पता ही है कि फिर एग्ज़ाम्स वगैरह यहाँ पर भी हुए। और भी बहुत सारे डिमांड्स थे कि इन्होंने कहा कि जो जुडिशरी है शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से अलग करो। और जो तुमने आर्म्स एक्ट बनाया है ना, कि जो कोई भी अपने पास हथियार नहीं रखेगा, ठीक है, जो भारतीय हैं, इसको समाप्त करो। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुड बी एंश्योर्ड, कि हमें बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, अभिव्यक्ति का भी, ठीक है। तो ये कुछ अदर डिमांड्स थे। कांग्रेस की कुछ इकोनॉमिक जो है इश्यूज थे, जो जो भी इकोनॉमिक इश्यूज थे कांग्रेस ने उसको भी आगे रखा, आर्थिक मांगे। जैसे कि कांग्रेस ने कहा कि ब्रिटिश शासन की वजह से भारत में गरीबी और अकाल बढ़ा है, और ये क्वेश्चन पूछा है आपका दिसंबर या फिर जुलाई में, डायरेक्ट पूछा है स्टेटमेंट में, कि कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस स्टेटेड दैट ब्रिटिश रूल कॉज्ड पावर्टी एंड फेमाइंस, मतलब कि भारत में गरीबी और अकाल सिर्फ ब्रिटिश शासन की वजह से बढ़ा है। लगान में बढ़ोतरी से जो काश्तकार और जो जमींदार हैं वो कंगाल हो चुके हैं, ठीक है, मतलब जो पीजेंट्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वो एकदम से उनको तो ये पूरी तरीके से लूट चुके हैं, उनके पास पैसे ही नहीं बचे हैं, वो कर्ज में दबे जा रहे हैं। अनाजों के भारी निर्यात से देश में खाद्य संकट बढ़ा है, जो लार्ज एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी वजह से हमारे यहाँ पे तो खाने की भी कमी हो चुकी है। तो कांग्रेस ने डिमांड किया, कांग्रेस ने कहा कि सबसे पहले तो तुम ये रिवेन्यू को कम करो, ये जो लगान लगाए हो ना तुमने, इसको कम करो, ठीक है। और भी कहा है कि जो फौजी खर्च आप कर रहे हो उसमें कमी होनी चाहिए, एंड सिंचाई पर पैसा ज़्यादा खर्च करो। तो ये कांग्रेस की कुछ डिमांड्स थी, ठीक है। प्लस आपको पता है कि उस समय नमक, ठीक है, जो कि नेचुरली मिलता है, उस पर भी अधिकार नहीं था हमारा, इसके लिए भी आंदोलन होता है, दांडी मार्च। तो कांग्रेस ने नमक कर विदेशों में भारतीय मजदूरों, जो भारतीय बाहर काम करने जाते थे ना, उनके साथ बहुत ही बुरा ये लोग बिहेव करते थे। तो भारतीय मजदूरों की स्थिति और जो वन प्रशासन के द्वारा कष्टों पर प्रस्ताव पारित किए। एंड ये दर्शाता है कि कांग्रेस सिर्फ धनी वर्ग के लिए नहीं, आम जनता के मुद्दों पर भी बोल रही थी। क्योंकि देखो कांग्रेस में जो लोग शामिल थे ना, वो अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी थे। तो ये नहीं था कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, वो आम लोगों के मुद्दे पर भी बोल रहे थे, ठीक है। तो हमने देखा कि बेसिकली एक मॉडरेट पार्टी थी कांग्रेस 20 ईयर्स तक। तो स्ट्रैटेजी क्या थी, स्ट्रैटेजी ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है, मध्यम वर्गीयों की रणनीति। तो
वे जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। बेसिकली वो लोगों को बताना चाहते थे कि देखो ये कितना अनजस्ट नेचर है, ठीक है, ये जो ब्रिटिश रूल है इसका। तो इसलिए इन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और जनमत बनाने की कोशिश की, मतलब बिल्ड पब्लिक ओपिनियन। हर एक क्षेत्र में अपने प्रतिनिधि भेजे जो जाकर लोगों को बताए, और उनका विश्वास था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करेंगे। अच्छा, इस समय तक इनको लगता था ना कि जो ब्रिटिश है ना वो हमारे जो फ्रीडम है, जो जस्टिस की जो आइडियाज़ है, इसका रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराना जरूरी है, कि हमको बताना पड़ेगा ना जो ब्रिटिश है हमारी क्या फीलिंग्स है। बेसिकली इनको लगता था कि ये अंग्रेज जो है ना बड़े आराम से हमें आज़ादी मिल जाएगी, देश छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता आज़ादी, ठीक है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है और ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर हो जाता है जो, ठीक है। उसके बाद से भारतीयों को भी कहा जाता है कि आपसे उसमें युद्ध में शामिल हो। फिर इनकी मांग रहती है कि नहीं, तुम पहले बोलो कि स्वतंत्रता हमें मिलेंगी, ठीक है। तो ये सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर था ना, ये एक मेन रीज़न था। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इनको लगा कि ये हमारी रिस्पेक्ट करते हैं और उनको बताना पड़ेगा हमारी सारी चीज़ें। नेक्स्ट है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। ये किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, ठीक है। फेमस लाइन है, डायरेक्ट पूछा जाता है। ये रहे हमारे बाल गंगाधर तिलक। और इनसे रिलेटेड मैंने कल आपको कल या फिर इसके पहले मैंने आपको कभी तो कराया होगा ये केसरी वाला, ठीक है। यहाँ पर देखो ये न्यूज़पेपर केसरी। तो बाल गंगाधर तिलक जी हैं ये, और इनसे रिलेटेड जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो आपको याद रखना है। कांग्रेस के तरीकों पर सवाल। देखो कांग्रेस ना दो में बटी थी, एक नरम दल था, ये सभी जानते हैं, और एक था गरम दल। तो नरम दल जो है विनय, बेसिकली ये जो है लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते थे, सब कुछ सही से करना चाहते थे। और जो गरम दल थे वो कहते थे कि भाई ये तो हमारा अधिकार है ना, और हमें ये निवेदन वाली जो पॉलिसी है ना इस पर नहीं चलना है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ कांग्रेस मेथड्स। 1890 के दशक तक कांग्रेस की निवेदन की राजनीति पर सवाल उठे, क्योंकि आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि हमें उनको बताना होगा हमारी जो फीलिंग्स है, तो इस पे काफ़ी क्वेश्चंस उठने लगे थे, ठीक है। जो निवेदन की जो राजनीति है, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में नए नेता उभरे, धीरे धीरे और भी नेता सामने आए। जैसे कि कुछ मुख्य नेता हैं बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जिससे हम लाल बाल पाल कहते हैं। तो ये गरम दल के नेता थे, ठीक है ना, ये गरम दल के नेता थे। उग्रवादियों का दृष्टिकोण, एक्सट्रीमिस्ट आउटलुक, मतलब ये जो गरम दल के नेता है उनको ही उग्रवादी भी कहा जाता है। तो वे आमूल परिवर्तन और अधिक सशक्त तरीकों के पक्षधर थे, मतलब ये सपोर्ट करते थे स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेडिकल मेथड्स। उन्होंने नरम पंथियों की निवेदन वाली नीति की आलोचना की। ये जो नरम दल के जो नेता थे, जो उनकी निवेदन वाली नीति थी, इसको काफ़ी ये जो उग्रवादी के जो नेता थे, ठीक है, इन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। और इन्होंने फोकस किया अपने सेल्फ रिलायंस पे, मतलब आत्मनिर्भरता पे, जो स्वावलंबन है, जो रचनात्मक कार्य है। और इन्होंने कहा कि भरोसा जनता की शक्ति पर होना चाहिए, सरकार की भलाई पर नहीं, ठीक है। और फिर बाल गंगाधर तिलक जी का नारा तो आपको पता ही है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये इन्होंने नारा दिया था और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। तिलक के संपादन में केसरी अखबार ब्रिटिश सरकार का प्रमुख आलोचक था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि केसरी अखबार किसका है, तो वो तिलक का है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें हो रही थी, बट बीच में आ जाता है बंगाल विभाजन 1905, और यहाँ पर बंगाल का दो बंटवारा हो जाता है, ठीक है। 1905 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, 1905 आपको याद रखना है। और जब ये बंगाल विभाजन हो जाता है तो यहाँ पर देखो हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आ जाते हैं और यहाँ पर रैली निकलती है, ठीक है। हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं कि तुमने कैसे बंगाल का बंटवारा कर दिया। तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है लोग बाहर निकले हैं और जितने भी विदेशी जो चीज़ें थी ना उसका सब बाइकआउट कर दिए, चाहे उनका स्कूल हो, कॉलेज हो, कपड़े हों। तो ये उसी समय की फ़ोटो है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये बंगाल विभाजन था क्या और कैसे हुआ उसे देखते हैं। देखो 1905 में करजन के समय पे हुआ है, याद रखिएगा, उस समय वायसराय था करजन, उसी के समय पे बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल जो है वो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, ठीक है। और इसको बांटने का क्या जो उनका रीज़न था, वो उनको पता था कि देखो यहाँ पर जो है ना मेन जो लीडर है वो यहीं पर रहते हैं, और अगर हम इसको बांट देंगे तो ये कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये अंग्रेज़ बड़े चालाक थे, इसीलिए इन्होंने बंटवारा किया। तो बंगाल जो है ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें बिहार और उड़ीसा के भी हिस्से थे। और इन्होंने कहा कि
जो बंगाल है हम उसको इसलिए बांट रहे हैं प्रशासनिक सुविधा के लिए, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा है, अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए। बट मेन रीज़न क्या था, जो वहाँ के जो मेन लीडर्स थे, ठीक है, उनको कमज़ोर करना था। वास्तविक उद्देश्य था बंगाली जो नेता थे उनको कमज़ोर करना और बंगाल की जो एकजुटता है, जो यूनिटी है, उसको तोड़ना। पूर्वी बंगाल को अलग कर असम में मिला दिया। सोचिए, पूर्वी बंगाल को तोड़ा और उसको असम में मिला दिया। तो इसका बहुत विरोध हुआ था और बहुत सारे अलग अलग जो है प्रांत के भी लोग इसमें शामिल हुए थे। जैसे कि बंगाल विभाजन से देश भर में बहुत गुस्सा फैल गया, चाहे वो मॉडरेट हो या फिर एक्सट्रीमिस्ट हो, मतलब जो कांग्रेस के नरम दल गरम दल सब साथ में आ गए और सब ने इसका विरोध किया कि ये चीज़ सही नहीं है कि इन लोगों ने सिर्फ प्रशासन की सुविधा के नाम पर बांटा है। मेन रीज़न सबको पता था। तो बहुत सारे जुलूस, बहुत सारे आंदोलन हुए और नए-नए तरीके अपनाए गए और इसी बंगाल विभाजन में ही जब ये हुआ तो यहीं पर स्टार्ट होता है स्वदेशी आंदोलन। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन शुरुआत होने का क्या रीज़न था? तो वो था बंगाल विभाजन, ठीक है, 1905। स्वदेशी नाम से ही क्लियर है कि हम इसको स्वदेशी क्यों कह रहे हैं। सबसे अधिक प्रभाव जो है बंगाल में, पर पूरे देश में इसकी गूंज उठी थी। आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में से वंदे मातरम आंदोलन कहा गया, मतलब ये जो स्वदेशी आंदोलन है ना, इसको आंध्र के डेल्टा में कहा गया वंदे मातरम आंदोलन। ये भी पूछा हुआ है। ये जो स्वदेशी आंदोलन था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो भी ब्रिटिश शासन है इसका विरोध होना चाहिए। स्वयं सहायता और स्वावलंबन, मतलब जो सेल्फ रिलायंस है, इस पे फोकस होना चाहिए, इसका प्रमोशन होना चाहिए। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दो, जो भी विदेशी चीज़ें हैं उनको बाइकआउट करो और यहाँ पे जो चीज़ें हमारी बनी हुई है ना, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा का विकास हो, ठीक है, तो जो भी अंग्रेजी के स्कूल्स में पढ़ते थे वो सब उस स्कूल को भी छोड़ दिए। भारतीय भाषाओं के उपयोग की बढ़ोतरी होनी चाहिए, हमको अपनी इंडियन लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। एंड फिर स्ट्रगल होता है, ठीक है। तो जो उग्रवादी हैं वो जनता को संगठित कर ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों के बहिष्कार पर जोर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हमारे यहाँ की वस्तुओं को यूज़ करना है और जो लोग भी ब्रिटिश संस्थान में चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सबको उस बाइकआउट करो। कुछ लोग जो है सशस्त्र या फिर क्रांतिकारी हिस्सा के समर्थक भी थे। सम ऑल्सो सपोर्टेड रिवोल्यूशनरी जो है वायलेंस, ठीक है, जो रिवोल्यूशन वायलेंस थे इसके भी सपोर्ट में थे कुछ लोग। तो यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, बंगाल विभाजन सब कुछ। अब देखो 20 तक तो चला, ठीक है, 20 साल तक। फिर 20वीं सदी की जो प्रारंभिक राजनीतिक कुछ घटनाएं भी हुई, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि अब एक एक करके सारे आपको पॉइंट याद रखना है। ये आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब होता है? सबसे पहले नंबर याद रखना, 1906। 1906 में कुछ मुस्लिम जमींदार और नवाबों ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो कहाँ पर किया है? ढाका में किया है। कब किया है? 1906। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ये जो मुस्लिम लीग है, नाम से ही क्लियर है, मुस्लिम लीग, इस लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया है, ठीक है, इसने सपोर्ट किया है जो पार्टीशन हुआ है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसको, ठीक है। तो एक साइड में जहाँ पर लोग हर एक चीज़ बाइकआउट कर रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं पर ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसने सपोर्ट किया है कि ठीक है, बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की। क्यों, मतलब सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि ये डिमांड करना चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। 1909 में सरकार ने ये मांग भी मान ली, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब जो भी काउंसिल्स होते थे, ठीक है, परिषदों में कुछ सीटें जो हैं वो केवल मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए ही आरक्षित कर दी गई थी, जिन्हें मुस्लिम मतदाता ही चुन सकते थे, ठीक है। तो कुछ काउंसिल सीट ऐसे थे जिसे रिजर्व कर दिया गया था फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स एंड इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स, मतलब सिर्फ मुस्लिम वोटर्स से ही वो जीतेंगे और मुस्लिम के लिए किया गया है और बाद में अच्छा खासा इसमें जीत भी जाते हैं। इससे जो राजनेता हैं उनमें अपने धार्मिक समुदाय को राजनीतिक समर्थन में बदलने की प्रवृत्ति बढ़ी, ठीक है। तो ये था पूरा जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है 1906। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 में। नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो जाते हैं। खैर बाद में 1915 में ये फिर एक भी हो जाते हैं, बट याद रखिएगा इनका ये कांग्रेस का विभाजन जो 1907 में होता है, सूरत अधिवेशन में होता है, ठीक है, 1907। इसमें ये अलग हो जाते हैं। कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक मॉडरेट एंड एक एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट आपको पता ही है, नरम दल वाले, और एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल वाले, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये जो मध्यम मार्गी हैं, ठीक है, जो मॉडरेट हैं, अपोज द पॉलिटिक्स ऑफ बाइकॉट, मध्यम मार्गी बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध थे। मतलब ये जो
स्टार्ट अभी हमने देखा ना, स्वदेशी आंदोलन में हर एक चीज़ बाइकआउट करना है, इसके अगेंस्ट थे ये। इनका तर्क था कि बहिष्कार के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, जो कि सही नहीं है। मतलब हमें इसमें फोर्स लगाना होगा, और ये सही नहीं है। विभाजन के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गियों का प्रभाव बढ़ गया। जो मॉडरेट्स थे उनका इस पे बेसिकली डोमिनेंट हो गया था। तिलक और उनके समर्थक जो है वो कांग्रेस से बाहर काम करने लगे। अलग हो गए थे, वैसे भी गरम दल नरम दल सब अलग हो गए थे, तो ये लोग बाहर से ही काम कर रहे थे, तिलक और जो भी उनके सपोर्टर थे। 1907 में अलग होते हैं और 1915 में एक हो जाते हैं। रीयूनियन इन कांग्रेस, नरम दल गरम दल एक हो जाते हैं दिसंबर 1915 में, याद रखिएगा। उसके बाद से आपका लखनऊ समझौता होता है, और यहाँ से हर साल यूपी टेट हो, चाहे पहले के हुए हैं सुपर टेट, D++B, सब ने क्वेश्चन पूछा है, और सब ये गलत कर देते हैं कि लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, नरम दल और गरम दल के बीच में नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में होता है ये। ठीक है, कब होता है? 1916 में ये समझौता। दोनों ने भारत में प्रतिनिधि सरकार स्थापित करने के लिए मिलकर काम करने का डिसीजन लिया है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया, इस पे ये लोग बेसिकली डिसाइड करते हैं कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे। चलिए, अब यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं जो जन राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, उसे देखते हैं। जन आंदोलन का विस्तार 1919 के बाद। अब ये पूरी कहानी क्या है वो देखो। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जो है वो एक जन आंदोलन में बदल गया। अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष है वो पूरा एक जन आंदोलन हो चुका है, मास मूवमेंट हो चुका है। इसमें किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं, जो भी औद्योगिक मजदूर हैं, सब इसमें इकट्ठा हो गए। 20 के दशक से जो व्यावसायिक समूह हैं वो भी कांग्रेस को सपोर्ट देने लगे थे। तो बेसिकली ये पूरा एक लोगों का ही आंदोलन बन चुका है, क्योंकि इसमें सब शामिल हो चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहले पहला विश्व युद्ध जब होता है, ठीक है, तो पहले विश्व युद्ध का क्या प्रभाव होता है? युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति ही बदल दी। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ है, कहीं ना कहीं इसी का ये रिजल्ट है कि बाद में जो है हमें ईजिली थोड़ी जल्दी स्वतंत्रता मिल गई, अदरवाइज मिलती बट और भी टाइम लग सकता है। युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। सरकार का रक्षा जो खर्च है वो बहुत बढ़ गया था, एक्सपेंडिचर ऑफ डिफेंस ये काफ़ी बढ़ चुका था। खर्च पूरा करने के लिए निजी आय, ठीक है, पर्सनल जो इनकम है और व्यापारिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया गया। अब ये खर्च को कवर कैसे करेंगे? ठीक है, टैक्स ऑन द पर्सनल इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट, ये सब कुछ बढ़ा दिया गया था। युद्ध आपूर्ति और खर्च से रोजमर्रा की आवश्यकताएं बहुत महंगी हो गई थी। ठीक है, क्योंकि जब लड़ाई वगैरह रहेगा वॉर रिलेटेड, तो जो है प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। मतलब जो डेली रूटीन की जो चीज़ें होती थी, आम लोगों की जो लाइफ है वो बहुत डिफिकल्ट हो गई थी, क्योंकि अब ये लोग वैसे भी बड़े मुश्किल से खरीद पाते थे। अब जो डेली लाइफ वाली चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो चुकी है, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था। ठीक है, बट यस, इसमें जो व्यावसायिक समूह हैं इनको काफ़ी अच्छा खासा लाभ हुआ है युद्ध के दौरान। जो बिजनेस ग्रुप्स थे, इन्होंने बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाया। ठीक है, और इसी बीच में जो भारतीय उद्योग है ना, इंडियन इंडस्ट्रीज़, ये भी एक्सपेंड हुआ, विशेषकर जो जूट है, कपड़ा है, रेलवे सामग्री, क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ी थी। विदेशी आयात में कमी आई, और ये क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन में लिखेगा ना कि विदेशी आयात में बढ़ोतरी हुई। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में जो विदेशी आयात है उसमें कमी आई थी। ठीक है, डिक्लाइन हो गया था इम्पोर्ट्स, और जिससे भारतीय उद्योगों को बढ़ने का मौका मिला। जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं इनको ग्रो होने का मौका मिला था। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मतलब जो उद्योगपति हैं, और अधिक विकास और अवसर की मांग करने लगे। ठीक है, कि हमें और भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। सैनिकों में असंतोष और अनुभव, डिससेटिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ सोल्जर्स, ये क्या है वो देखते हैं। देखो, युद्ध के लिए गांव में सिपाहियों की भर्ती का दबाव बढ़ा। अब देखो, युद्ध है और उसमें ऑलरेडी जो है ब्रिटेन की जो सेना थी वो उतनी जो है सफिशिएंट नहीं था, तो गांव वगैरह से ना सिपाहियों की भर्ती होने लगी। भारतीय सैनिकों को विदेशों में कई युद्ध मोर्चों पर भेजा गया। यहाँ से ना उनको ट्रेनिंग दी जाती थी भारतीय सैनिकों को, और उनको भेजते थे विदेश में युद्ध पे। वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि जब वो सैनिक वापस लौटे ना, इनके अंदर कैसे असंतोष पैदा हुआ। इन्होंने देखा, जब वो बाहर से लौट कर आए तो इन्होंने देखा कि ये साम्राज्यवादी जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, ये जो इम्पीरियल जो पावर्स हैं, वो एशिया और अफ्रीका मतलब को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, इनका शोषण कर रही हैं। और इस समझ ने उन्हें भी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ खड़ा कर दिया, अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। ठीक है, जब वो वहाँ से वापस युद्ध से वापस लौट कर आए थे, जो भारत के सैनिक थे,
इन्होंने देख लिया था कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एशिया और अफ्रीका के लोगों को। बीच में ही रूसी क्रांति भी होती है 1917 में, ये 1917 में होता है। इससे किसान मजदूरों के संघर्षों की खबरें बहुत तेज़ी से फैली। समाजवादी विचार भारत में प्रवेश करने लगे, जो भी सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों को इस क्रांति से नई प्रेरणा मिली थी। ठीक है, तो ये आपका रूस की क्रांति है 1917। अब देखो महात्मा गांधी जी का आगमन होता है। ठीक है, अराइवल ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ पर देखिए, दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष और पहचान। गांधी जी 1895 में दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ जो है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ आंदोलन में एक्टिव थे। उन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस की भी स्थापना की। अहिंसक आंदोलन के कारण गांधी जी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और पहचान मिली थी। मतलब ऑलरेडी इनको लोग जानते थे। ठीक है, और इनकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी थी। उन्हें अलग अलग जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जैसे कि हिंदू, मुसलमान, हर एक वर्ग के लोग जो हैं, लोगों से मिले हुए थे, उनको जुड़ने का अवसर भी मिला था। ठीक है, अब ये भारत आते हैं 1915 में। 1915 में 46 की उम्र में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। वापसी के बाद उन्होंने पहले पूरे भारत का दौरा किया ताकि वो भारत को समझ सकें, यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स, कंडीशंस, उनकी ज़रूरत क्या है, इसको समझ सकें। ठीक है, उसके बाद से कुछ लोकल मूवमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि गांधी जी के जो शुरुआती आंदोलन थे, स्थानीय स्तर पे ही होता है। चंपारण मैंने आपको पढ़ाई ही है, नील की खेती से रिलेटेड, जो खेड़ा हो गया, अहमदाबाद, ये तीनों हुए। और इन आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, इनसे भी मिलने का मौका मिला। 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी ने मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अहमदाबाद जो आंदोलन था वहाँ पर किससे रिलेटेड था, तो मिल मजदूरों से रिलेटेड था। कब? 1918 में। ठीक है, चलिए, रॉलेट एक्ट, और ये दिसंबर में पूछा हुआ है। मैंने इसको अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था आपको। ठीक है, तो रॉलेट जो कानून है वो पारित होता है। एक सेकेंड, हाँ, तो 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया। इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है, क्योंकि ये जो कानून है ना, वो क्या करता है, आपके सारे मूल अधिकार को ही जो है रिस्ट्रिक्शन कर, मतलब ख़त्म कर देगा। जैसे कि जो हमारी अभिव्यक्ति है, हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता है, ये तो हमारे बेसिक राइट है ना, जो हमारा बेसिक फ्रीडम है, इसको ये सीमित करता था। मतलब ये कानून जानबूझकर लेकर आया जाता है ताकि यहाँ के लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या फिर जो हमारा प्रेस है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसको सीमित कर दिया जाए। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। इस कानून को लाने का उद्देश्य यही था। पुलिस को बिना मुकदमे गिरफ्तारी और दमन की शक्तियाँ दी गई। मतलब जो पुलिस है, आप ये नहीं देखेगी कि आपने वो गलती की है या नहीं की है, बिना किसी मुकदमे के आपको जेल में बंद किया जा सकता है। इसका सभी लोगों ने विरोध किया था। ये ऐसा कानून था, इसको काला कानून भी कहा गया। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, बहुत सारे लोगों को मानना था कि ये तो हमारा जो नागरिकों की स्वतंत्रता सीमित करने का जो है, इनके पास कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, और इसीलिए इस कानून का काफ़ी विरोध हुआ है, ये रॉलेट एक्ट का 1919, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के विरोध में ही 6 अप्रैल 1919 को जो है सत्याग्रह का आह्वान होता है। ये भी याद रखिएगा, कब हुआ? 6 अप्रैल 1919। देखिए, गांधी जी ने पूरे देश में इस अधिनियम, ये जो रॉलेट एक्ट है ना, इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने का आह्वान किया। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस और अपमान व याचना के दिवस के रूप में मनाने की अपील की। ठीक है, कब किया है? 6 अप्रैल 1919, ये पूछा हुआ है अभी दिसंबर में ही। देश भर में हड़ताल, उपवास, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए गए। आंदोलन को संगठित करने के लिए सत्याग्रह जो सभाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी गठन किया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो रॉलेट एक्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा ऑल इंडिया मूवमेंट था, पहला जो अखिल भारतीय आंदोलन है, ठीक है, वो रॉलेट सत्याग्रह, ब्रिटिश राज के खिलाफ, ये पहला हमारा ऑल इंडिया जो पहला हमारा अखिल भारतीय आंदोलन था। और यह मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, रॉलेट एक्ट तो था ही। अब इसके बाद से आपका आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये तो सभी जानते हैं इसके बारे में, 1919, और किस तरीके से गेट बंद करके जो भी लोग वहाँ पे खड़े थे वो चुपचाप से वहाँ पर बैठे थे। एक तरीके का डिस्कशन ही हो रहा था। उन सभी जो भी इनोसेंट लोग थे, उन सभी के ऊपर गोलियाँ चला दी गई। ठीक है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा ये। तो किस तरीके से जो जलियांवाला बाग है उसके बारे में पढ़ते हैं। और ये देखो, ये फ़ोटो है, और आज भी इस जगह पे अगर आप जाओगे तो जलियांवाला बाग में ये गोलियों के इस तरीके से निशान है। ठीक है, आज भी हैं। इतनी जो है
कंटिन्यूअस चलाई गई थी। बहुत सारे लोग कुएं में कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए और कहीं ना कहीं छिप रहे थे, बट सभी के ऊपर गोलियां चला दी गई, कोई बचा ही नहीं था। और इस तरीके के निशान अभी भी हैं, ऐसे मार्क किया गया है, ये देखिए। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कदम उठाया। अब देखो, रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन तो चल ही रहा था। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने आह्वान भी किया था कि इसके खिलाफ हमें आंदोलन करना है, ठीक है, क्योंकि ये काला कानून है ना, क्योंकि ये हमारे बेसिक राइट्स का हनन है और इनके पास कोई अधिकार नहीं है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये सब छीनने का। तो ये आंदोलन को कुचलने के लिए इन्होंने एक कदम उठाया ब्रिटिश ने। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 और उसी दिन जनरल डायर, ये नाम याद रखिएगा, इसने अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाई थी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसका जो है विरोध किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो ये 13 अप्रैल 1919 याद रखिएगा। फिर हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी, बेसिकली अलग करना चाहते थे जो अंग्रेज हैं, बट ये एकता दिखाया गया। रॉलेट आंदोलन में जनता ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाने का प्रयास किया और गांधी जी का मानना भी था कि भारत सभी धर्मों का देश है, ठीक है, और हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो जलियांवाला बाग का तो गुस्सा था ही, फिर आ जाता है ये खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। देखो, खिलाफत आंदोलन क्या है। बेसिकली क्या होता है कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के जो सुल्तान हैं, जो खलीफा हैं, इस पर बहुत ही कठोर संधि थोप दी थी, ठीक है। हार्श ट्रीटी जो है वो इम्पोज कर दिया था, किस पे? जो तुर्की के सुल्तान हैं, खलीफा पे। और ये चीज़ जो भारत के मुसलमान थे उनको पसंद नहीं आया। इससे भारत में जो मुसलमान हैं उनके अंदर गहरा असंतोष फैल गया और भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पवित्र मुस्लिम स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। मतलब ये चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन खलीफा जो है उसका कंट्रोल बना होना चाहिए। बट आपको पता ही है कि अंग्रेजों ने इसके ऊपर बहुत ही कठोर संधि थोप दी थी। तो ये भी गुस्सा था लोगों के मन में, ठीक है, जो मुसलमान थे बेसिकली उनके मन में। खिलाफत का नेतृत्व, इसका खिलाफत का जो है बेसिकली इसके मुख्य नेता कौन थे? तो वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों के नाम याद रखिएगा। वे एक अखिल भारतीय असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे, ठीक है। गांधी जी ने इनका सपोर्ट भी किया। बाकी कांग्रेस को भी बोला कि हमें इन सभी मुद्दों पर साथ में रहना चाहिए, ठीक है, खिलाफत वाला और प्लस जलियांवाला बाग तो हुआ ही था। तो गांधी जी ने यहाँ पर एडवाइस किया कि जो जलियांवाला बाग में जो अत्याचार हुआ है और जो खिलाफत अन्याय के जो खिलाफ है, इसमें हम सभी को मिलकर अभियान चलाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सभी को। अब आता है असहयोग आंदोलन, ठीक है। और यहीं पर एक घटना होती है चौरी चौरा, जिसके बाद से ये आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं, ठीक है, 1921 से 22। देखिए, ये आंदोलन बहुत तेज़ी से फैलने लगा। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। बहुत सारे जो वकील हैं, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, राजगोपालाचारी, आसफ अली, इन सभी लोगों ने वकालत छोड़ दी। लोगों ने अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां भी वापस कर दी, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वापस कर दिया था। गुस्सा तो था ही जलियांवाला बाग का, तो बहुत सारे लोगों ने उपाधियां वापस कर दी। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसका भी बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और 1920 से 22 के बीच में, ठीक है, 22, अगर 1922 भी एग्जामिनर पूछता है तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन, इस बीच में विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई थी, ठीक है। लोगों ने पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया था विदेशी हर एक चीज़ का। लोगों की इसमें पहल क्या थी? तो गांधी के संदेश का लोगों ने अपने तरफ से अलग अलग मतलब निकाला। कुछ तो ऐसे भी चीज़ें सामने आई थी जो कि गांधी जी उस चीज़ को सपोर्ट भी नहीं करते थे। कई स्थानों पर लोगों ने आंदोलन को स्थानीय मुद्दे से जोड़ दिया और कई जगह जो है गांधीवादी जो भी रास्ते लोग अपनाते थे वो गांधीवादी विचारों से अलग हो गए थे, क्योंकि गांधी जी का तो आप जानते हैं ना कि शांतिपूर्ण हमको अपनी बातें रखनी है, लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। बट लोगों ने अपने हिसाब से सबका मतलब निकाला। गुजरात खेड़ा आंदोलन, ये भी याद रखिएगा। ये जो पाटीदार जो किसान होते हैं, इन्होंने भारी लगान के खिलाफ अहिंसक संघर्ष किया, ठीक है, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट हैवी लैंड रिवेन्यू, क्योंकि बहुत भारी लगान चुकाना पड़ता था इनको। आंध्र और तमिलनाडु में भी आंदोलन चला। तटीय आंध्र और आंतरिक तमिलनाडु में शराब की दुकानों की घेराबंदी हुई बंद करने के लिए। और आंध्र वन सत्याग्रह भी हुआ। आदिवासी गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। कई बार जो है चराई शुल्क दिए बिना जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे लोग, ठीक है। लोगों को विश्वास था कि गांधी जी जो है हमारा टैक्स कम करा देंगे और वन कानून भी हटवा देंगे। कई जगह किसानों ने तो आगामी गांधी राज की उम्मीद में स्वराज की घोषणा कर दी कि गांधी युग आने वाला है। लोगों को लगा कि हो सकता है कि अब हमें आज़ादी मिल जाएगी।
सिंध और बंगाल, सिंध में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत आंदोलन से बेहद प्रेरित थे। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं होती हैं और इसका ये रिजल्ट निकलता है। बंगाल में गठबंधन ने सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय आंदोलन को भी मजबूती दी थी। ठीक है, पंजाब में अकाली आंदोलन, सिखों ने गुरुद्वारों से भ्रष्ट जो महंत होते हैं उनको हटाने के लिए आंदोलन चलाया और यह असहयोग आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था। तो जो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये असहयोग आंदोलन के बाद से अलग अलग जगह पर लोगों ने अपने हिसाब से सारी चीज़ें की हैं और कई बार लोगों ने ऐसे भी रास्ते अपनाए हैं जो कि गांधी जो विचार है उससे प्रेरित भी नहीं था। ठीक है, उसके एकदम अगेंस्ट था। असम में जो चाय बागान मजदूर हैं, इन्होंने गांधी महाराज की जय वाला जो है नारा दिया और वेतन वृद्धि की मांग शुरू की। कई मजदूर अंग्रेज स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी भी छोड़ दिए और गीतों में कृष्ण जी की जगह पे गांधी राज जी का यशगान होने लगा। तो ये सब कुछ चलता है असहयोग आंदोलन के बाद। बेसिकली गांधी जी लोगों के एक तरीके के लोगों को बहुत उम्मीद हो गई थी। कई इलाकों में तो लोग गांधी को एक मसीहा मानने लगे थे कि ये बहुत जल्दी हमें हमारी प्रॉब्लम से मुक्ति करवा सकते हैं। ठीक है, किसानों को विश्वास था कि गांधी जमींदारों के खिलाफ उनकी मदद करेंगे एंड मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उनकी ज़मीन वापस करवा देंगे। तो कई बार लोग अगर कोई चीज़ जीत भी लेते थे ना तो उसका भी जो है क्रेडिट गांधी जी को मिलता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई असहयोग आंदोलन के बाद से जो जो चीज़ें हो रही थी उनका यहाँ पर आपको मैंने हर एक प्रांत का बताया है। अब 1922 से 1929 के बीच में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। असहयोग आंदोलन जो चल रहा था 1922 में, इसको गांधी जी वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा में जो लोग वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे उनके ऊपर पुलिस ने क्या कर दी, गोली चला दी, गोली चलाने लगे। ठीक है, गलती इन्हीं की थी, पुलिस वालों की ही थी कि लोगों के ऊपर गोली चला दी है। अब लोग बहुत गुस्से में आ गए, उन्होंने थाने को ही जला दिया जिसमें 22 जो है पुलिस वो मर गए थे। और गांधी जी को आपको पता है ये इनके विचारों के एकदम खिलाफ है, इनको पसंद नहीं आया और इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बहुत सारे लोग उनसे गुस्सा भी हो गए थे। देखिए, गांधी जी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। फरवरी 1922 में किसानों की भीड़ ने चौरी चौरा थाने को जला दिया और 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जो मैंने अभी आपको बताया। भीड़ जो है वो पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाने से भड़क उठी थी। मतलब लोग चुपचाप से जुलूस निकाल रहे हैं और पुलिस ने उसमें गोली चला दी, तो लोगों को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने पूरा थाना ही जला दिया। घटना के बाद गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, भले से गलती पुलिस वालों की थी बट इनके अगेंस्ट था, इनके विचारों के। रचनात्मक कार्य की ओर रुख, आंदोलन समाप्त हो गया, आपको पता ही है। तो उसके बाद से गांधी समर्थक गांव में रचनात्मक कार्य में लग गए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने परिषद चुनाव में भाग लेने का सुझाव दिया। इनका मानना था कि परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को हम बेसिकली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हमें भी परिषद का जो चुनाव है ना उसमें भाग लेना चाहिए। ठीक है, एंड जनाधार का विस्तार हुआ। 1920 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों ने गांधीवादियों को अपना जनाधार बढ़ाने में मदद की और यह जन समर्थन 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत उपयोगी साबित हुआ। तो अभी हमने पढ़ा असहयोग आंदोलन, अब हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और ये 1930 याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे नए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने, जैसे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है। भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी भी इसी समय सक्रिय थे। प्लस पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है इसके लिए भी जो है रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब मांग ये हो गई थी कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, यहाँ से मांग तेज हो गई थी। 1929 में, याद रखिएगा ये डेट कई बार पूछा है, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। कब किया है? 1929 में। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमें लगता है कि स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं, बट सबसे पहले हमने 26 जनवरी 1930 को मनाया था और एग्ज़ाम में ये इतनी बार पूछा हुआ है। ठीक है, उसी समय साइमन कमीशन आता है, उसका लोगों ने बहुत विरोध किया। इसको तो काले झंडे दिखाए गए हैं, ये देखो, साइमन गो बैक का नारा लगता है। और ये क्यों साइमन का विरोध होता है ये आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, साइमन गो बैक, इसका नारा लगता है। देखो, 1927 में, याद रखिएगा, 1927 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत भेजता है। मतलब ये भारत कब आता है? 1927 में। तो ब्रिटिश सरकार ने वहाँ से जो साइमन है ना, इसी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाकर भेजता है भारत।
अब ये जो आयोग है ना, इसमें कोई भारतीय सदस्य ही नहीं शामिल था और इनको फैसला भारत के लोगों के लिए करना है और कोई भारतीय ही नहीं है, जिससे देश में असंतोष फैल गया। सभी राजनीतिक दलों ने आयोग का बाइकआउट किया और पूरा देश नारे लगा रहा था, साइमन गो बैक। क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका था कि जो हमारे ही भारतीयों के लिए ही डिसीजन लेना है, तो इसमें भारतीय तो होने चाहिए ना। तो आयोग तुमने बनाकर भेजा है और इसमें कोई भारतीय ही नहीं है, तो ये क्या ही हमारे लिए जस्टिस करेंगे। तो इसलिए इनको वापस ही भेज दिया और ये वापस भी चला गया था 1928 में ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, साइमन गो बैक, इस तरीके से इसका नारा लगता है। ठीक है, चलिए, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की क्या भूमिका थी, वो देखिए। फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, ये नाम याद रखिएगा। अन्य क्रांतिकारी मजदूर और किसानों की क्रांति चाहते थे। ठीक है, वे औपनिवेशिक शासन और अमीर शोषक वर्गों से लड़ना चाहते थे। 1928 में ये बहुत बार पूछा है। फिरोज शाह कोटला याद रखिएगा, दिल्ली याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछेगा कि HSRA की स्थापना कब और कहाँ पर हुई, तो 1928 में दिल्ली में हुई है। ठीक है, फिरोज शाह कोटला मैदान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। ये हमारे भगत सिंह। सैंडर्स की हत्या होती है, यहाँ पर देखिए। भगत सिंह की फ़ोटोज़ भी मैंने लगाई हुई है, ताकि अगर कुछ ऐड करना हो इनसे रिलेटेड तो आप ऐड कर सकते हैं। देखो क्या होता है ना कि 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, ठीक है, आज़ाद और राजगुरु ने पुलिस अफसर जो सैंडर्स है, इसकी हत्या कर दी 17 दिसंबर 1928 को। सैंडर्स वही अधिकारी था। क्यों मारा इन्होंने? क्योंकि लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज इसने करवाया था। इनकी लाठीचार्ज की वजह से मृत्यु हो गई थी और इसका बदला लेना चाहते थे ये लोग सैंडर्स को मारकर, भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु। लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में बम कांड, मतलब बम भी फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। यहाँ पर देखिए, भगत सिंह ने BK दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने कहा कि हमारा उद्देश्य हत्या नहीं, आप बहरे हो चुके हो, इनको सुनाना है। बट इन्होंने बम कब फेंका है? 8 अप्रैल 1929 को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बेसिकली ये सरकार को देश में हो रहे शोषण से अवगत कराना चाहते थे। बट खैर, बाद में इनको फांसी दे दी जाती है बहुत ही कम उम्र में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फांसी के समय पे भगत सिंह जी की उम्र मात्र 23 ईयर थी। सोचिए, 23 साल में क्या ही समझ होगा, लेकिन इन लोगों ने देश के लिए जो है इतना संघर्ष किया, बलिदान किया है। तो ये याद रखिएगा कब हुआ है, 23 मार्च 1931। ठीक है, चलिए, दांडी मार्च नमक से रिलेटेड है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसका भी हक छीन लिया था हमसे, जो कि नेचुरली जो चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर आप ये फ़ोटो देखिए, जैसे ये लोग पहुँचते हैं यहाँ पर, ये नमक को हाथ में ऐसे उठाकर इसका उल्लंघन करते हैं। उसके बाद से गांधी जी को तुरंत जेल में भी भेज दिया जाता है। तो जितना आपको याद रखना है, सिर्फ उतनी ही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, क्योंकि यही पूछेगा बस। पूर्ण स्वराज अपने आप नहीं आने वाला था। देखो, 1929 में भले से पूर्ण स्वराज पारित किया गया, बट ये खुद से तो आएगा नहीं, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने की घोषणा की। ठीक है, 1930 में, क्योंकि उस समय नमक पर सरकार का ही अधिकार था, बाकी लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो गांधी जी और बाकी लोग कहे कि भाई, नमक पर टैक्स क्यों लगाए हो? ये तो भोजन का एक बेसिक जो है पार्ट है और ये नेचुरली मिलता है ना, तो तुमने तो इस पे भी टैक्स लगा दिया है। तो नमक जो सत्याग्रह है, इसने स्वतंत्रता की जो चाह है उसको लोगों की दैनिक समस्या से जोड़ दिया और जो अमीर हैं, गरीब हैं, इसके बीच कोई मतभेद नहीं रहा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जो मेन आपको याद रखना है कि कितने दिन तक, कितने किलोमीटर तक ये पैदल यात्रा हुई, तो गांधी जी और उनके जो फॉलोअर थे, उन्होंने साबरमती से स्टार्ट किया था। याद रखिएगा, 240 किलोमीटर दांडी तक पैदल यात्रा की है। और दांडी समुद्र तट पर पहुंचकर नमक उठाकर कानून तोड़ते हैं 6 अप्रैल 1930 को। ये भी याद रखिएगा। समुद्री पानी उबालकर भी नमक बनाया है। तो ये सारा प्रोसेस है। मेन आपको जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो याद रखना है। और इसमें हर एक हिस्से से लोग शामिल हुए थे। ठीक है, आंदोलन में किसान, आदिवासी, महिलाएं, सभी ने भाग लिया था। नमक कर पर व्यापारिक संगठनों ने भी पर्चे प्रकाशित किए थे। ठीक है, जो कमर्शियल एसोसिएशन है, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया था, ये जो नमक के ऊपर टैक्स लगा है। देखिए, सरकारी दमन, ब्रिटिश रिप्रेशन।
सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर कठोर दमन किया, मतलब जो लोग चुपचाप शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं उनके ऊपर भी जो है कठोर दमन किया है। हजारों जो सत्याग्रही थी ना, सबको जेल में डाल दिया। ठीक है, तो ये जो आंदोलन हुआ उसके बाद से इसका रिजल्ट क्या निकलता है, आउटकम क्या निकलता है, तो भारत के साझा संघर्षों के चलते जो स्ट्रगल चल रहा था, ज्वाइंट स्ट्रगल, इसके चलते 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? 1935 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये 1935 में आता है और इसमें प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी। इट ग्रांटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। देखो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है कि अब जो है ये बिना बाहरी हस्तक्षेप के, मतलब हर एक प्रांत में बेसिकली अपना ये संगठन बना सकते हैं। ठीक है, और 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। इनमें 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। बेसिकली जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है इसका मतलब ये है कि अब चुनाव होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, इलेक्शन वगैरह, मतलब अब हमारा भी एक तरीके का जो है हमारी बात रखने का भी हमें मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। और इसमें यह भी याद रखना है कि 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो सरकार बनेंगी, इलेक्शन होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम अपनी बात भी रख सकते हैं बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। ठीक है, चलिए अब देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है और कहीं ना कहीं इसके आने के बाद से स्वतंत्रता जो है वो हमें मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन बहुत कमज़ोर हो चुका था और उनको यहाँ से सैनिकों की, सिपाहियों की ज़रूरत थी, और अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम भेजेंगे नहीं यहाँ से लोगों को। तो 1939 में ये दूसरा जो है वर्ल्ड वॉर हो जाता है और कांग्रेस ने ब्रिटेन की मदद करने की कोशिश की, मतलब बोला कि ठीक है हम सपोर्ट करेंगे, बट बदले में युद्ध के बाद स्वतंत्रता की मांग रखी कि ठीक है इस युद्ध के बाद से जो है हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बट आपको भी पता है कि अंग्रेज तो बस अपना ही फ़ायदा देखेंगे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये डिमांड। तो कांग्रेसी सरकार ने भी क्या किया, इस्तीफा दे दिया कि ठीक है तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम भी रिज़ाइन कर देते हैं। सरोजिनी नायडू जी का याद रखिएगा, ये दांडी यात्रा की प्रमुख नेताओं में से एक थी, गांधी जी के साथ में थी और ये कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। 1925 कानपुर में बनती हैं। ठीक है, और जो कुछ लीडर्स थे उनके सारे पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस समाजवादी और जो है आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी थे। वे अहिंसा के गांधीवादी का जो आदर्श था ना उसमें विश्वास नहीं रखते थे। बट यस, इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला है। ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि किसने राष्ट्रपिता कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा है। जनवरी 1941 में वो बिना बताए कलकत्ता छोड़कर जर्मनी होते हुए सिंगापुर पहुंचते हैं। पूरी लाइन पूछी हुई है। ठीक है, इन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस ने किया है। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा के रास्ते भारत में प्रवेश का प्रयास किया, बट सफल नहीं हो पाया, और वहीं पर आईएनए के जो सैनिक हैं उनको पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। ठीक है, देश भर में लोगों ने आईएनए सैनिकों पर चल रहे मुकदमों के खिलाफ आंदोलन भी किया है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है। अब मौलाना आज़ाद से रिलेटेड क्या चीज़ें याद रखनी है, तो इनका जन्म मक्का में हुआ है। पिता इनके बंगाली और माता जो है वो अरब मूल की थी। बहुत सारी लैंग्वेज ये जानते थे और इस्लाम के विद्वान थे। ये जो है प्रमोट करते थे द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, मतलब सभी धर्म के लोग क्या हैं, एक हैं। और जो गांधीवादी जो आंदोलन है इसमें हमेशा ही एक्टिव रहे। बेसिकली हिंदू मुस्लिम जो को एक करके रखना चाहते थे ये, और इन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया है मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड की थी कि ठीक है, तो ये जो 2 राष्ट्र सिद्धांत है इसके ये अगेंस्ट में थे ये। उसके बाद से हमारे आते हैं सी राजगोपालाचारी। तो जो नमक सत्याग्रह हुआ था साबरमती से दांडी तक, तो दक्षिण भारत में भी नमक सत्याग्रह के एक हो रहा था, उसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत में जो हुआ उसके नेता कौन थे? सी राजगोपालाचारी। 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्य बनते हैं और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी यही हैं, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, चलो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये नाडियाड जो गुजरात है वहाँ के किसान व्यापारी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के एकदम जो है फोर फ्रंट में ये रहे हैं और 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। देखो, जो भी लीडर्स हैं उनकी जो भी योगदान है वो सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना पे।
फ़ोटोज़ आप देख सकते हो, ये है महात्मा गांधी जी के साथ में मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इसका देखते हैं। देखो 1920 तक तो हिंदू मुस्लिम एकता का ये समर्थक रहा है, सपोर्ट किया, ठीक है। और उन्होंने लखनऊ समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, उसको कराने में। 1934 के बाद मुस्लिम लीग को इसने अगेन रिवाइव्ड किया, पुनर्जीवित किया, और लास्ट में पाकिस्तान के निर्माण में ये मुख्य प्रवक्ता जाके बन जाता है, मेन एडवोकेट बनता है। पाकिस्तान की बेसिकली जो चाहता था ना कि एक अलग राज्य हो, एक अलग होना चाहिए, उसका मेन था यही मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अब आते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान पे। इनसे रिलेटेड मुझे लगता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, सब में पूछा जाता है, क्योंकि सबसे पहले याद रखना है कि ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख नेता थे। ठीक है, उन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की भी स्थापना की थी, और ये दोनों की दोनों लाइन पूछी हुई है। ठीक है, और यह संगठन जो है वो अहिंसक आंदोलन का समर्थक था, नॉन वायलेंट मूवमेंट को सपोर्ट करता था, और वे भारत के विभाजन के सख्त खिलाफ थे। बेसिकली जो भारत का बंटवारा हो रहा था ना, कि लास्ट में भी हम देखेंगे कि इनको अलग अपने लिए जो है राज्य ही चाहिए थी, और जिन्ना का तो पता ही है, तो ये चाहते नहीं थे कि भारत का विभाजन हो, इसके खिलाफ थे ये। ठीक है, चलो, तो सारे लीडर्स के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। अगस्त 1942 से शुरू होता है और पूरे देश में प्रदर्शन होने लगता है। लोग कई जगह पुलिस से भिड़ भी रहे थे, बट हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। हजारों घायल हो रहे थे, 1,000 से अधिक लोग मार दिए गए। ठीक है, भारत छोड़ो और उसके बाद क्या होता है, तो देखिए मैंने आपको बताया ना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया, और इन्होंने अंग्रेजों को वार्निंग दी कि भारत छोड़ दो, और लोगों से कहा करो या मरो के सिद्धांत पर हमें नॉन वायलेंट स्ट्रगल का आह्वान करना है। ठीक है, इसके थ्रू हमें करो या, बेसिकली ये चाहते, लड़ाई झगड़ा तो वैसे भी नहीं चाहते थे, तो उन्होंने लोगों से कहा करो या मरो। क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा कि ये किसने कहा है, तो ये कहा है गांधी जी ने। और किस आंदोलन के दौरान कहा, तो भारत छोड़ो आंदोलन। ये दोनों क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये होता है ना और अंग्रेजों को पता चलता है, तो तुरंत गांधी जी के साथ बाकी जो भी नेता होते हैं उनको जेल में बंद कर देते हैं, ताकि आंदोलन समाप्त हो जाए। बट ये आंदोलन समाप्त नहीं होता है और तेजी से फैल जाता है, क्योंकि इसको संभालता कौन है, किसान, युवा और विद्यार्थी, ये बड़ी संख्या में भाग ले लेते हैं, महिलाएं भी भाग लेती हैं। और देश भर में जो है संचार राज सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। कई क्षेत्रों में लोगों ने अपनी समानांतर सरकारें भी स्थापित कर ली, ओन जो अपने खुद की ओन लोकल गवर्नमेंट्स। एंड ब्रिटिश शासन ने अत्यधिक दमन किया, बहुत ही लोगों को मारा है इसमें। 1943 के अंत तक 90,000 से अधिक लोगों को तो जेल में बंद किया गया, और 1,000 लोग जो है वो पुलिस गोली से मारे गए। ठीक है, इस दौरान। और कुछ क्षेत्रों में तो जो भीड़ थी ना, उस पर हवाई जहाज से गोली चलाए गए, लोगों को इस तरीके से मारा गया। और यह आंदोलन ब्रिटिश राज को कमजोर करने में निर्णायक साबित हुआ। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, स्वतंत्र, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से हमें स्वतंत्रता मिलती है और किस तरीके से बंटवारा हो जाता है। ठीक है, तो 1940 में जो मुस्लिम लीग है, ऊपर भी पढ़ा था हमने, उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया 1940 में। बट पहले ऐसा नहीं था कि इनको पहले से ही चाहिए था पाकिस्तान, पहले से इनको बंटवारा करना चाहिए था। ये एक धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं। इस प्रस्ताव में सीधे शब्दों में विभाजन या फिर पाकिस्तान का उल्लेख नहीं था कि हमको अलग से पाकिस्तान चाहिए, विभाजन, ऐसा कुछ नहीं था। ये होता कैसे है वो देखिए। 1930 के अंत में जो लीग है उसने हिंदू और मुस्लिम को अलग राष्ट्र मानने लगा था। 1930 के अंत से ही उसको लगा कि हिंदू और मुस्लिम क्या है, अलग अलग राष्ट्र हैं। 1937 जो कि अभी आपने देखा कि जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस 11 में से 7 प्रांतों में जीत गई थी, ठीक है, तो उसमें इनका तो कोई भागीदारी था नहीं। तो 1917 के प्रांतीय चुनाव ने लीग की अल्पसंख्यक होने की चिंता बढ़ा दी, माइनॉरिटी होने की। और अगर हम यहाँ पर माइनॉरिटी रहेंगे तो हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनेगा। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस से गठबंधन ना होने से भी तनाव बढ़ गया था, क्योंकि उस समय गठबंधन हुआ नहीं, कांग्रेस ने मना कर दिया था। तो कांग्रेस जो है वो ग्रामीण मुस्लिम समाज में बड़ा समर्थन नहीं बना पाई, जिससे लीग को जनार्दन बढ़ाने का मौका मिला। और जिस समय असहयोग आंदोलन में लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, उसमें मुस्लिम जो लीग है उसने अलग अलग जगह पर काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। ठीक है,
जब 1940 के दशक में कांग्रेस नेता जेल में थे तो लीग ने प्रभाव बढ़ाने का प्रयास बहुत तेज कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं 1945 से 46 के बीच में क्या होता है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कांग्रेस और लीग से वार्ता शुरू कर दी, क्योंकि बाद में इनको मानना ही पड़ा था, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत हर तरीके से कमज़ोर हो चुके थे, ना तो इनके पास पैसा बच रहा था, लड़ाई में बहुत सारी चीज़ें हार भी रहे थे। तो इन्होंने फिर बात मान ली थी कि ठीक है, स्वतंत्रता हम इसके बाद जो है तुम्हें आज़ाद कर देंगे। अब द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अंग्रेजों ने कांग्रेस और लीग से बात करना स्टार्ट किया। लीग चाहती थी कि उसे मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। ठीक है, सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम, ये इनकी डिमांड थी। और कांग्रेस ये मानने से इनकार कर रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी हमारे साथ में हैं और इस तरीके से सिर्फ मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि नहीं मानना चाहिए। कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 1947 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम आरक्षित सीटों पर लीग को भारी सफलता मिली थी। यहाँ पर अच्छा खासा ये जीत गए थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है भारत में, इसका क्या उद्देश्य था? 1946, याद रखिएगा 1946, ये कई बार पूछा हुआ है। ब्रिटिश सरकार, देखो लीग और जो कांग्रेस है इनके बीच में ये बात तो करते थे स्वतंत्रता और इसके विभाजन के लिए, बट हर बार लीग और जो कांग्रेस है इस चीज़ को रिजेक्ट कर देते थे किसी न किसी रीज़न से। तो अब ये भेजते हैं कैबिनेट मिशन 1946। बेसिकली ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यीय मिशन को भारत भेजा। मिशन ने भारत को अविभाजित रखते हुए, मतलब बिना बांटे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को स्वायत्तता देने का सुझाव दिया, क्योंकि विभाजन तो चाहते नहीं थे कांग्रेस। तो इनका जो मिशन है, इनका ये सजेशन था कि इंडिया रिमेन यूनाइटेड, मतलब अभी भी इंडिया एक ही रहेगी, हम इसका बंटवारा नहीं करेंगे, बट विद ऑटोनॉमी टू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, बट जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उनको स्वायत्तता मिलेगी। कांग्रेस और लीग दोनों ही कुछ जो प्रावधान थे उस पर सहमत नहीं हो पाए और ये रिजेक्ट हो गया। अब विभाजन लगभग निश्चित हो चुका था, क्योंकि ये बात जो लीग की जो डिमांड है चाहे कांग्रेस का है, वो इस पे सहमति नहीं बना पा रहे थे। तो अब ये हो चुका था कि ठीक है, अब इसका तो बंटवारा होगा ही भारत का, क्योंकि ये चाहते हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के लिए और कांग्रेस इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, लेकिन हाँ, जो है कांग्रेस या फिर जो उस समय के जो भी लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे भारत का बंटवारा होना, बट लीग की डिमांड थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को हमें एक अपना खुद का हमारा होना चाहिए। और ये जब चीज़ें नहीं मानते हैं तो लास्ट में ये होता है प्रत्यक्ष कार्रवाई और हिंसा दिवस। इसमें बंगाल में ख़ास तौर पे कलकत्ता में बहुत ज़्यादा दंगे होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और यहीं के लोग ही करते हैं आपस में। डायरेक्ट एक्शन एंड कम्युनल वायलेंस, प्रत्यक्ष कार्रवाई और हिंसा 1946 टू 47। देखो, कैबिनेट मिशन वापस चला जाता है, फेल हो जाता है क्योंकि सहमति बन नहीं पाती है। तो असफल होने पर लीग ने, जो मुस्लिम लीग है, उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का मनाने का आह्वान किया। ठीक है, इसने डिक्लेयर किया डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16 अगस्त 1946, याद रखिएगा। अब ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ तो कलकत्ता में बहुत बड़ा दंगा हुआ। ठीक है, हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में हिंसा फैल गई। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों का घर बिखर गया, वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए। ठीक है, स्पेशली महिलाओं को जो है इस विभाजन में बहुत सारा टॉर्चर फेस करना पड़ा था। ठीक है, लाखों लोग रातों रात जो है एक तरीके के रिफ्यूजी बन गए, मतलब उनका जगह ही नहीं था। भारत की जो पॉपुलेशन पैटर्न है, शहरों का जो स्वरूप है, अर्बन जो कैरेक्टर्स हैं, सामाजिक जो ताना बाना है, वो सब कुछ बदल गया। ठीक है, एक नया देश पाकिस्तान का जन्म होता है, क्योंकि बाद में जो यहाँ के लोग थे उन्होंने कहा कि इस इतनी जो सिर्फ एक इतनी बड़ी चीज़ हो गई, यहाँ कितने लोग मारे जा रहे हैं, तो ठीक है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और एक नया देश जो कि पाकिस्तान बनता है। ठीक है, तो आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें संघर्ष किया है, बहुत सारे लोगों का बलिदान है। ठीक है, तो विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ मिली है आज़ादी। चलो, फाइनली मैंने 1 घंटे में ये थ्योरी पूरी कंप्लीट करा दी। अब वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे, कुछ जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उससे। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट करके थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बनाए रखें, क्योंकि मैं देखती हूँ कि लाइक्स व्यूज़ तो आ जाते हैं बट लाइक ही नहीं कोई करता है, ना कोई कमेंट करता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कंप्लीट हमने जो हिस्ट्री अभी पढ़ी है आपको कितना समझ में आया है। और नेक्स्ट हमारी पॉलिटी होने वाली है कल। ठीक है, और उसके बाद से आपको पता ही है कि अगेन हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा। तो चलिए, ये आपका जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिखे हैं अभी
स्टार्टिंग के जो आपके 9 क्वेश्चन हैं वो दिसंबर वाले से रिलेटेड हैं जो लास्ट हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, नहीं पे फोकस करना, कई बार हम नहीं ध्यान नहीं देते हैं। पहला लिखा है 1870 और 80 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हो गया था, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया, ये भी सही है। मैंने आर्म से मैंने आपको बताया था ना, आर्मी मतलब हथियार नहीं रख सकते हैं, ये बात भी एकदम सही है। नेक्स्ट है कि सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। नहीं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सरकार का समर्थन करने के लिए नहीं किया गया था। बस बेसिकली जो अंग्रेज थे उन्होंने तो उनके खिलाफ, वो चाहते ही नहीं थे कि कोई उनके खिलाफ छापे, और अगर किसी ने उनके खिलाफ उनको क्रिटिसाइज़ किया तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी, प्रिंटिंग प्रेस, सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। तो एक तो एकदम ऑपोजिट लिखा है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया जिसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। जी हाँ, इल्बर्ट बिल को अंग्रेजों ने काफ़ी विरोध किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग उनके ऊपर मुकदमा चलाएं। तो इसमें से गलत क्या है? ऑप्शन नंबर 3। देखा, अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वही तो सब कुछ लिखा है, कुछ भी बाहर से नहीं है। चलो, और बायलिंगुअल यहाँ पर इसी तरीके से पेपर भी आएंगे। ये देखो, ऊपर आपको इंग्लिश, नीचे हिंदी, और इस तरीके से ऑप्शंस। ये इस चैप्टर से रिलेटेड मे बी नहीं है, बट कोई नहीं, इसको पढ़ेंगे। एक सेकेंड। देखिए, 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में इसमें से कौन सा सत्य है? ठीक है, पहला, और ये मैं आपको ना शॉर्ट्स वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसने मेरी वीडियोस को फॉलो किया होगा वो समझ जाएगा कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से कॉम्पीट करना पड़ा। यस, जो हमारा भारतीय कपड़ा उद्योग था ना, उसको यूरोपीय और अमेरिका बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा जो उद्योग है उससे कंपटीशन करना पड़ा। भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था, ये चीज़ गलत है। भारतीय कपड़ों के लिए ब्रिटिश बाजार उपलब्ध नहीं था, बहुत दिक्कत हो रही थी भारतीय जो है, क्योंकि यहाँ पर ये चाहते ही नहीं थे कि भारतीय कपड़ा जो है वो बेसिकली ग्रो हो आगे। तो ये चीज़ तो एकदम गलत है। मार्केट हमारे लिए नहीं था, ठीक है, वो उनके लिए था। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। कपड़ों की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया। यस, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था एक्सपोर्ट करना इंग्लैंड में। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट हो गया था। जो इसे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? तो बंगाल के जो बुनकर है ना, उनको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने क्या किया था, भारतीय कपड़ा ही खरीदना बंद कर दिया। इसी वजह से निर्यात करना भी कठिन हो गया था, और ब्रिटिश बाजार हमारे लिए था ही नहीं। ठीक है, तो इसमें से सारे ऑप्शन सही हैं, बट ये बी वाला गलत है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 54। एक सेकेंड, बाइलिंगुअल दिखाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। देखो, भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया, और ये क्वेश्चन ना मैंने पॉलिटी का यहाँ पे गलती से ऐड कर लिया है, बट कोई नहीं, है तो सब सोशल साइंस का ही पार्ट। ठीक है, तो आगे हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। भारतीय संविधान द्वारा जो विधायिका है उसमें सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। पहला लिखा है कि निम्न श्रेणी तथा स्कूल महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु, क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये गलत है। दूसरा है कि वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचिता की क्षतिपूर्ति हेतु, मतलब कॉम्पनसेट फॉर ईयर्स ऑफ हिस्टोरिकल सप्रेशन एंड एजुकेशनल डिप्रीवेशन। यस, मतलब वर्षों से जिनको मौका नहीं मिला है, तो बेसिकली उनको अपॉर्चुनिटी मिले, और जो उनके साथ पहले हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए तो है नौकरी में आरक्षण, और किस चीज़ के लिए? तो सिर्फ बी ही सही है, ये गलत है। वोट बैंक के रूप में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं 55। देखिए, पहला लिखा है कि औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में ए और आर को पढ़ो, और ये मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ। याद रखिएगा, औपनिवेशिक भारत की बात हो रही है, अलग अलग जो कला हैं उनके बारे में। ठीक है, आर्ट फॉर्म के बारे में।
पहला लिखा है कि औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूप, शैली और तकनीकों का सूत्रपात हुआ, मतलब नए नए आर्ट्स स्टाइल्स टेक्निक्स आए थे। जी हाँ, इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहक और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दे दी। जो भी आर्टिशियन थे ना हमारे भारत के, उन्होंने इसको अपने जो कस्टमर हैं लोकल और बाजार के हिसाब से उसको एकदम से बना अलग ही बना दिया। उसको बहुत उसमें बेसिकली अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर दी। दोनों ही बातें एकदम सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो चलो इसमें दूसरा होगा। अगेन ये आपका 57 का है, 50 जो दिसंबर वाले में पूछा था उसका है। ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, याद रखिएगा, मैं आपको जो पहले पढ़ाई हूँ उससे है। पहला लिखा है, आपको सही चीज़ बतानी है इसमें कि बाय द लेट 19th सेंचुरी द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग डिक्लाइंड एंड इन मोस्ट विलेजेस फर्नेस फेल इनटू डिसयूज। मतलब 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया, वो डिक्लाइन हो गया और अधिकांश गांव में भट्टियां जो है वो डिसयूज हो गई। एकदम सही है। लोहा प्रगलक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिससे उनकी आय कम हो गई थी। बेसिकली जो आयरन स्मेल्टर थे ना, उनको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, हाई टैक्स देना पड़ता था टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दैट रिड्यूस देयर इनकम, जो उनकी इनकम को कम कर रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो गए और बहुत सारे गाँव में भट्टियाँ जो है वो डिसयूज़ हो गई, वो किसी काम की नहीं बची। दोनों की दोनों बातें सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए, और ये क्वेश्चन भी आपका दिसंबर में पूछा हुआ है और ये भी हमने पढ़ा जस्ट। निम्न में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के खिलाफ अहिंसक विरोध दिन का मनाने का कहा? अभी मैंने आपको बताया था 6 अप्रैल 1919। ऑप्शन देखो, दिसंबर, अप्रैल, दिसंबर, इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है, बट आपको भूलना नहीं है 6 अप्रैल 1919। चलिए, ये आपका 63 है और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो ये मैं वहाँ पर बता नहीं पाई थी, तो मुझे लगा कि आज इसको बताना चाहिए क्योंकि ये दिसंबर में ही पूछा है। सेलेक्ट द रीज़न बिहाइंड द लो वेजेस पेड फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स। जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था जो खेतीहर मजदूर हैं उनको दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करो, क्यों उनको कम मजदूरी दी जाती थी, ये आपको बताना है, ठीक है। इनको कम मजदूरी क्यों जाती थी, क्यों दिया जाता था? वे बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं। वे कुशल नहीं होते हैं? गलत, वो कुशल होते हैं, ठीक है। दे आर स्किल्ड, दे आर नॉट स्किल्ड, ये ऑप्शन गलत होगा। वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिक पर निर्भर होते हैं। जी हाँ। दे डिपेंड ऑन लैंड ओनर्स फॉर अ रेगुलर वर्क, कि हम इन जो जिसका ज़मीन है उसके ऊपर डिपेंड रहते थे ताकि उनको काम मिलता रहे, इसी वजह से उनको कम मजदूरी मिलती थी। उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, ये ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो डिपेंड हैं, इस वजह से। ऑप्शन नंबर 3। चलिए, एक पेडागॉजी का क्वेश्चन पूछा था तो मुझे लगा कि इसको भी ऐड करना चाहिए क्योंकि पेडागॉजी ना अब आपकी चैप्टर से रिलेटेड आते हैं। तो ये देखते हैं, बहुत लंबा चौड़ा इस तरीके का है ये, सारे बाइलिंगुअल दिख ही नहीं पा रहा है, एक सेकेंड। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर हाईली अप्रोप्रिएट फॉर मिडिल लेवल स्टूडेंट्स। मतलब कौन से, ये इसमें से बताइएगा, ABCD में से कौन से जो विषय हैं वो मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अप्रोप्रिएट हैं, उपयुक्त हैं, बेस्ट हैं, जो 6 to 8 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो चलो देखते हैं। पहला है कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन हिस्ट्री, अभी हमने पढ़ा तो ये तो है अप्रोप्रिएट है ही, ठीक है। भारत का आर्थिक विकास, ये नहीं है, ये 6 to 8 के लिए नहीं है, थोड़ा हायर लेवल के लिए है, ये हटा दो। वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन इन प्रेजेंट सिनेरियो, यस, ये इसलिए है क्योंकि आपका चैप्टर ही है महिला समाज सुधारक, जो हमने पढ़ा है। तो इससे ये पता चलेगा ना कि वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की क्या स्थिति है। रीजन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी 6 to 8 के स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा है जो उनके सिलेबस का पार्ट भी होगा? ऑप्शन नंबर A एंड C, महात्मा गांधी एंड वुमेन से रिलेटेड। सो ऑप्शन नंबर 2। तो अगर आप चीज़ें पढ़े रहोगे ना तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज पेडागॉजी गलत हो जाएगी। देखो बहुत सारे ही क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, ये भी अभी हमने पढ़ा है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग A एंड B, सही स्टेटमेंट बताना है।
पहला है कि 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी थी। यस, अलाउ कर दिया था सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन इंडिया, ये सही है। 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था, ये गलत है, सभी को अधिकार नहीं मिला था। ठीक है, तो सिर्फ इसमें हमारा पहला सही है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 42। अगर आपको कुछ चीज़ें ब्लर दिख रही होंगी ना, तो प्लीज़ आप अपनी थोड़ा सा जो क्वालिटी होती है यूट्यूब वाली वो बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जूम करने पे कुछ चीज़ें दिखती ही नहीं है। The Indian National Congress in the early years raised a number of economic issues against the British. Choose the correct option. आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए थे, तो सही इसमें से बताओ कौन कौन सा उठाया है। पहला देखो, पहला है कि कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ा है। अभी तो हमने देखा ना, जो मैं आपको पढ़ा रही थी, और मैंने आपको बोला था कि ये लाइन डिक्टो पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। इसने मांग की कि लगान को कम करो और फौजी खर्चों में कटौती करो, जो मैंने आपको पॉइंट्स में लिखे थे कि जो हैवी रिवेन्यू है इसको कम करो, फौजी और जो फौजी खर्च है उसमें कटौती करो, ये बात भी एकदम सही है। इसने सिंचाई के लिए कहा कि सिंचाई के लिए आपको ज़्यादा फंड देना चाहिए, ये भी सही है। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 ये पूछा है आपके दिसंबर में, सोचिए। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं फिर वो बोलते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया है। अब ये क्वेश्चन देखिए, द कैटेगरी इरस्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स वॉज एप्लीकेबल, जो भूतपूर्व रियासत श्रेणी है वो लागू थी। कुछ चीज़ें आपको फैक्ट एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से कर पाओ। तो ये जो भूतपूर्व जो रियासत श्रेणी है ये लागू थी 1947 टू 48 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। तो बस ये आपको याद रखना है कि व्हेन दे वर रिकग्नाइज्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ठीक है, तब ये लागू हुई थी, ऑप्शन नंबर 2। बाकी का ये कुछ गलत वलत याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका जुलाई में पूछा हुआ है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है। जो दो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में, और ये हमने पढ़ा है, ठीक है। जो कल वाला चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था चमड़े का जो काम करते थे उनको लोग अनटचेबल, बहुत गंदे तरीके से उनके साथ बिहेव करते थे। देखो, पहला लिखा है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की बहुत डिमांड पैदा हो गई थी। यस, ये एकदम सही है। सामान्य जातियों के जो गरीब लोग हैं उन्होंने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। नहीं, सभी लोग तैयार ही नहीं हुए थे, क्योंकि इनको ये बहुत गंदा काम लगता था। वो जो एनिमल्स की जो स्किन है वो निकालना है, और जो ये काम करते थे उनको ये अनटचेबल, अछूत मानते थे, ठीक है। तो सभी लोग तो शामिल ही नहीं हुए थे, सिर्फ कुछ लोग शामिल हुए थे। तो सिर्फ पहला सही है, ऑप्शन नंबर 3। ये आपका 2022 में पूछा है। असहयोग आंदोलन पर बच्चों की समझ विकसित करने के लिए किस पक्ष पर बल दिया जाएगा। सोचो, पेडागोजी का ये क्वेश्चन पूछा है कि असहयोग जो आंदोलन है इस पे बच्चों की समझ विकसित करने के लिए आप किस पे फोकस करोगे। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है असहयोग आंदोलन, तो क्या क्या चीज़ें पहले आप उनको बताओगे। ओ गॉड, ये पूरा नहीं आ रहा है। तो मुझे असहयोग आंदोलन क्लास में पढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले बच्चों को बताऊँगी कि आंदोलन हुआ कब, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर जो है इम्पैक्ट हुआ था, इसका प्रभाव क्षेत्र क्या था, ये भी बताऊँगी। और ये भी बताऊँगी कि देखो इसमें हर एक वर्ग के लोग शामिल हुए थे, किस किसने भाग लिया, प्लस इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो चौरी चौरा वाला जो कांड हुआ था वो सारी चीज़ें बताऊंगी। किसान और जनजातियों की क्रियाओं का औचित्य का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें तो इसका हिस्सा ही नहीं है, और ये हम बताएंगे भी नहीं। तो सिर्फ ABCD ये आपका पेडागोजी के हिसाब से सही है, ठीक है। 2022 में पूछा था, और हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। ये देखो 2021 में भी पूछा है। असहयोग आंदोलन के बारे में विचार करो। इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की आयात में वृद्धि हुई, नहीं वृद्धि नहीं, कमी हो गई थी। लोगों ने विदेशी कपड़ों को जलाकर होली मनाई थी, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया, तो ये तो गलत होगा। इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रदत्त उपाधियां लौटाई गई और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जी हाँ, ठीक है। तो ए गलत है, बी और सी सही है। लोगों ने बाइकआउट किया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी बाइकआउट किया था।
बाकी ए वाला आपका गलत है, वृद्धि नहीं हुई थी, डिक्रीज हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, चलिए साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, इसका नारा लगा था ना। क्यों साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि जो आयोग बना था उसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में रेलवे के विकास पर खर्च करो, धन का अनुमान लगाओ? बिल्कुल भी नहीं, ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं था। ये किससे रिलेटेड था? तो ये था टू कंसीडर द इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, और यही आपका आंसर सही है, संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। और इसमें कोई भारतीय ही नहीं है, इसलिए इसका विरोध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला ये देखो 2020 में पूछा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगेन ये सबसे पुराना क्वेश्चन 2012 में भी पूछा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च ने किसकी शुरुआत को चिन्हित किया है? तो दांडी मार्च जो हुआ था उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चंस पूछिएगा, जैसे कि चौरी चौरा जो घटना हुई है वो असहयोग आंदोलन के बाद हुई, उसी समय हो रहा था। उसी तरीके से जो दांडी मार्च है ये बेसिकली जो दांडी, एक सेकेंड, जो दांडी मार्च है उसने किसकी शुरुआत को चिन्हित किया था? उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आपका 2012 में पूछा है। तो घटना और उसका आंदोलन ये दोनों आपको याद रखना है। सोचो इतना पहले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगेन ये क्वेश्चन हायर लेवल एग्जाम्स में भी पूछा गया है। अभी हमने जो कैबिनेट मिशन 1946 जो पढ़ा है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखो लिखा है कि इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट, इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की थी कि ठीक है हम भारत को बांटेंगे नहीं, बट कुछ जो जगह है वहाँ पर मुस्लिमों को जो है प्रायोरिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो एकदम सही है, इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों को बढ़ाया नहीं। इसने आईसीएस में और अधिक भारतीय प्रदान किए, मतलब जो एग्ज़ाम्स होते थे, ये भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ पहला सही है। ऑप्शन नंबर 1। तो बेसिकली अभी तक जो जो चीज़ें पढ़ी थी उन सभी से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन आंसर और हर एक चीज़ मैंने मेंशन किया है। अपने साइड से तो मैंने कोई कमी नहीं रखी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कितना बेहतर पढ़ते हो। देखो जो जितने अच्छे से पढ़ेगा रिजल्ट तभी आएगा, अदरवाइज़ अच्छे से अच्छे किताबें भी बेकार हो जाती हैं अगर हम मेहनत नहीं करते हैं। और बेकार से बेकार भी किताबों से आप पढ़कर पास हो सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। बाकी मैं तो हुई, मेरे से जितनी बार हो सकेगा उतनी बार मैं इसका रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए फाइनली आज हमारी ये हिस्ट्री कंप्लीट हुई और ज्योग्राफी तो हो ही चुका है। अब करेंगे पॉलिटी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट आज ज़रूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, पूरा मैंने एक चैप्टर, बहुत ही बड़ा ये चैप्टर था, बट मुझे ये लगा कि नहीं एक ही में करानी चाहिए, पार्ट वाइज करो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ भी नहीं पाते हैं। तो चलो मिलेंगे कल, और इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स ले लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।